हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। चाहे वो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में हो, चाहे वो इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेमेस्टर 4 के इस सब्जेक्ट में इनरोल्ड है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ना है। तो लेसन नंबर 1 के ऊपर 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पे हमने एक तो बात करी क्या नाम है, इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन की, दूसरा वो मेथड, वो प्रोसीजर्स जिनके जरिए हम उसे यूज करते हैं, उसके बाद बात करने सेकंड वीडियो में। और आज हम समझने वाले हैं किसके ऊपर, रिग्रेशन के ऊपर। यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में। तो क्या होता है रिग्रेशन, थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो भाई आराम से इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं 9667836366। और एक बात और बोलूंगा, जिन बच्चों की किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो इस कंप्लीट सीरीज के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर, वो सब क्वेरीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं कुछ ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे मैं हर एक क्वेरी को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर रिजोल्व करूंगा। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो, तो आप आराम से यहाँ पे मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई स्टेशन देना हो उसके लिए मेरा कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ ही है। आई बात समझ में? तो आते हैं टॉपिक पे। रिग्रेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो रिग्रेशन का मतलब समझाता हूं मैं। रिग्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब एक वेरिएबल, ठीक है, मतलब कोई वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट हो, कोई वेरिएबल हो सकता है जो इंडिपेंडेंट हो, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब वेरिएबल क्या होता है भाई, वो बेसिक जिसके हिसाब से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सपोज करो मैं एक ग्रुप में गया, मुझे डाटा दो तरह कलेक्ट करने हैं। क्या? पहला, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, कि वो मैट्रिक पास आउट है, यानी कि 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी कर रखी है उन्होंने, और उनका एज क्या है। तो दो वेरिएबल हो गए ना, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरा हमारा क्या हो गया कि उनकी एज क्या है। तो आई बात समझ में? तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिक्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो ऐसे ही तो उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है समझेंगे इसी वीडियो में। यहां पे देखो, पहले समझते हैं रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो रिग्रेशन जो एनालिसिस है प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल इन इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, सर्विंग एज अ कोरस्टोन, ठीक है, फॉर एनालाइजिंग, क्वांटिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग। देखो जो ये लिखा हुआ है ना कोर्नरस्टोन, सॉरी कोरस्टोन पढ़ लिया मैंने से, कोर्नरस्टोन जो लिखा हुआ है, इस बात का मतलब पता है क्या होता है? इस बात का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस करके देता है हमें, ये कि जितने डेप्थ में जा सकते हैं डाटा की वो कलेक्ट करके देता है। हाँ, एरर आता है, वो क्यों आता है उसके लिए भी समझेंगे, और उसे ठीक कैसे किया जाता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉर एनालाइजिंग, एनालाइज करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, और इंटरप्रेट करने के लिए। आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में क्या पढ़ते थे कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, और फिर उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। यहां पे क्या होता है, एनालाइज कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होता है, एनालाइज की। एनालाइज कैसे करते हैं, तो रिग्रेशन हमारी इसमें हेल्प करता है। वैसे रिग्रेशन का टॉपिक जो है वो स्टैट में ही पढ़ाया जाता है। आई बात समझ में? तो एनालाइज कैसे करते हैं, फिर क्वांटिफाई कैसे करते हैं। क्वांटिफाई का मतलब क्या है कि क्वांटिटी कैसे हमें एनालाइज करनी है, क्वांटिटी कैसे देनी है वो समझते हैं। इंटरप्रेट करने होता है सामने वाले को दिखाना, इंटरप्रेट रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, किनके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। पर कैसे वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी में हम यूज करते हैं वैसे वेरिएबल्स। आई बात समझ में? अब यहां पे समझते हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका, प्राइमरी फंक्शन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है किसका, रिग्रेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन। जो इसका जो डीप कंसेप्ट है ना वो तो आप लोगों ने स्टैट में पढ़ा होगा। आई बात समझ में? जो नहीं पढ़ा तो मेरी कुछ सीरीज ऐसी भी हैं जहां पे मैं सेट्स को कन्वर्ट कर रहा हूं, करवा रहा हूं, वहां पे भी आप रिग्रेशन पढ़ सकते हो उस वीडियो में भी। ठीक है, वहां मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए होंगे। यहां देखते हैं, मॉडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहां पे हम क्या समझते हैं, मॉडलिंग यानी कि मॉडल बनाना, कि मैं कैसे टूल्स बना सकता हूं दो वेरिएबल्स के बीच में, कैसे इक्वेशन बना सकता हूं दो वेरिएबल के बीच में, जिनको हम सोल्व करें अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। कैसी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो मॉडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, कि वो दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, इंटरेक्शंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद इन इकोनॉमिक सिस्टम। किसके अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। फिर तीसरा जो पॉइंट इसका है वो क्या है, इकोनोमेट्रिशियंस कैन
asks how changes is one or more economic factors affect outcomes such as prices, demand, GDP, employment and more। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स में, जहां तक मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं, कि एक फैक्टर को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सपोज करो मैंने एक सिंपल सा फैक्टर का नाम लिया, जिसे मैं बोल रहा हूं डिमांड। अब ये डिमांड अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने एक सिंगल फैक्टर का नाम लिया डिमांड, लेकिन इसको अफेक्ट करने वाले बहुत फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक तो सबसे पहला क्या है, प्राइस। जो हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड घट जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम, इनकम भी अफेक्ट करता है इसे, है ना, कि इनकम लेवल क्या है, इनकम और डिमांड में क्या कैसा रिलेशन होता है, कॉस्ट रिलेशन पढ़ा था हमने, कि अगर इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये भी रिलेशन होता है एक, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इनकम से अफेक्ट होता है, प्राइस से अफेक्ट होता है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें से अफेक्ट होता है। तो सप्लाई से भी इफेक्ट होता है, डिमांड हमारा सप्लाई के हिसाब से भी इफेक्ट होता है। आए बात समझ में? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इस डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो इसी की बात यहां पे कर रहा है। उसने बोला क्या यहाँ पे, इकोनोमेट्रिशियंस कैन असेस हाउ चेंजेस इन वन और मोर इकोनॉमिक फैक्टर, की अगर एक और या फिर उससे ज्यादा इकोनॉमिक फैक्टर में चेंजेस आ गए तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, सच एज प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी पे क्या पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ेगा एंड मोर, ठीक है। एंड अब जो हमारा अगला है वो है सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन। अब सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब टाइप अब तक हमने क्या समझा कि रिग्रेशन होता क्या है, उसको हम यूज कैसे करते हैं और क्यों यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन, जो मैथ्स के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये y है, ठीक है, ये y बराबर लिखा हुआ है बीटा नॉट बीटा 1 x, और ये हमारे पास शो करता है एप्लीजन बोलते हैं सिंबल को, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा ई, मान लो इसे एरर की तरह कि ये एरर है, ठीक है। इसको बिल्कुल लास्ट में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो y बराबर क्या है हमारा b नॉट b1x, यहाँ पे क्या हो गया हमारा e। अब इसको समझो, ये जो y है ना, इसको ही पता हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, मानो मैंने कोई इक्वेशन लिखी y बराबर x स्क्वायर, उम्मीद है इतनी मैथ सबको आती होगी, y बराबर x स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 1 into 1 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब मैं x की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा। जब मैं 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 into 3 9, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू बदली, y की वैल्यू अपने आप बदलनी शुरू हो गई। तो इसी को पता हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि जो y है वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, x के ऊपर। x बेचारा खुला घूम रहा है, इंडिपेंडेंट को मतलब ही नहीं, 1 रखो 4 रखो 5 रखो 50 रखो 5 लाख रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, y हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट किन पे, इन वैल्यूज पे, x की वैल्यू पे, b नॉट पे, ये तो चलो फिर भी कांस्टेंट है, इक्वेशन में हमारे पास ये गिवन होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एरर, इसको हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। तो y हमारे यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट, x हमारा यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन। सिंगल रिग्रेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल है। देखो एक वेरिएबल है ना, सिर्फ दिख रहा है सबको, वन वेरिएबल। और इसको मैं एक चीज बोल सकता हूं, सिंगल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। मतलब लीनियर क्यों, जब भी हमारे पास जो y और x है उनकी पावर 1 होती है ना, जैसे यहाँ पे 2 थी, लेकिन जब भी y और x की पावर सिर्फ 1 होती है तो वहां से इक्वेशन कैसे बनती है, लाइन की इक्वेशन। कुछ नहीं तो पावर 1 है तो लाइन की इक्वेशन बनी है, और लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या बोलता हूं, सिंगल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ध्यान रखना। इसका दूसरा भाई देखो, दूसरा भाई क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि जहां पे क्या हो, बहुत सारे वेरिएबल्स हो। जैसे यहाँ पे देखो भाई हमारा क्या है, क्योंकि जरूरी है ना कि हमारा जो फैक्टर है, अगर मान लो मैं डिमांड का इफेक्ट दिखाऊं सिर्फ प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ डिमांड सिर्फ एक ही चीज होगा, वो है प्राइस की वजह से। और हम सब जानते हैं कि डिमांड और प्राइस में नेट रिलेशन होता है, लेकिन डिमांड को और भी वेरिएबल्स तो हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे इसलिए मैं क्या बनाया, दूसरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हो सकता है कोई इकोनॉमिक टर्म ऐसा हो जिसको बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हो, उसके लिए तो और ही वेरिएबल चाहिए होंगी, तो ये आ गया, ठीक है। बी नोट बीटा 1 बीटा, देखो यहाँ पे क्या है, बी नोट फिर बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, ऐसे ही बीटा p xp तक, ठीक है। और ये हमारा फिर सिंबल किसका है, एरर का। तो देखो इसमें सारे जो है ना x1 x2 से लेके xp तक, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट। इनकी जगह मैं जो मर्जी वैल्यू रख सकता हूं, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट। किस पे, इन सब पे। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब आता है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन टर्म्स।
यानी कौन कौन सी टर्म्स है जिसको अफेक्ट करते हैं, तो पहला समझ मतलब कौन कौन सी टर्म्स है ऐसी जो हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने दो ही टर्म यूज की, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो डेफिनेशन दे रखी है सिर्फ मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इसमें समझा चुका हूं, वो एग्जांपल देके। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, इट इज द वेरिएबल being predicted or explained by the independent variable। मतलब क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो, ठीक है, एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके जरिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए। मतलब जो वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होगी वो अफेक्ट करेगी किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को। यहां भी तो वही हुआ था, y बराबर एक्स स्क्वायर था, जैसे मैंने x की वैल्यू चेंज करता चला गया, एक बार 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9 आया। इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बताता कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके हिसाब से बदलती हैं वैल्यूज, ठीक है। फिर आता हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस और प्रिडिक्ट चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। जरा काम क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या लेके आना, चेंजेस लेके आना उनकी वैल्यू के हिसाब से, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फिर हमारे पास पैरामीटर्स एंड कोफिशिएंट्स। ये पैरामीटर और कोफिशिएंट हम लोग बचपन में पढ़े थे, याद है आप लोगों ने वर्ड सुना था कोफिशिएंट। जब भी किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है ना, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं x1 का कोफिशिएंट क्या है, तो जो β1 है ना, ये है x1 का कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट β2, xp का कोफिशिएंट βp। आई बात समझ में? तो जो मैं ये बोल रहा हूं ना, उनके बने जो कांस्टेंट उसमें क्या बोलती है, कोफिशिएंट्स। तो पैरामीटर्स एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं, दीज आर वैल्यूज एस्टिमेटेड बाय रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज हैं जिसे हम एस्टिमेटेड लेके चलते हैं बाय रिग्रेशन मॉडल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब खुद से मान के चलते हैं ताकि हम रिलेशनशिप समझ सके किसके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अब आगे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, β2 इंटरसेप्ट है व्हेन ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल आर 0। सपोज करो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो सब 0 हो जाए। आपको मैं पहले वाला एग्जांपल दे सकता हूं, देखो ये सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट, इस एरर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बिल्कुल मत याद रखो क्या है ये, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो 0 कर दो। तो अगर ये x 0 हो गया तो x इंटू में कुछ भी हो, खत्म। यहां पे देखो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने इसके पास 0 रख दिया हर सबके जगह, तो 0 गुना में कुछ भी हो सब 0 हो जाएगा। 0 गुना में b1 0, 0 गुना में b2 0, 0 गुना में bp 0, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ आंसर b नोट। तो b नोट हमारा क्या बन जाएगा, इंटरसेप्ट। तो ध्यान रखना, ठीक है। और ये सब किसको दिखाते हैं, जो ये बच गए ये दिखाते हैं स्लोप, क्योंकि स्लोप कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे β1 क्या आया, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बस में तो β1 हमारा क्या है कि किस रेट से चेंज आ रहा है किस चीज में, डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। अब हमारे पास क्या आता है, एरर टर्म। एरर टर्म का मतलब पता है क्या होता है, देखो जो टर्म्स इकोनॉमिक्स में हो जरूरी नहीं है कि उसी से अफेक्ट हो बंदा किसी भी चीज को लेके। जब हम कोई मॉडल बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब रूल तो ये बोलता है कि भाई इनकम बढ़ेगी, लोग अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, यानी कि कंजप्शन ज्यादा करेंगे, इनकम बढ़ेगी कंजप्शन ज्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की सोच ना कंजूस मेंटेलिटी होती है। एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ एक, कंजूस मेंटेलिटी की, ऐसा कुछ नहीं, इकोनॉमी जैसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, इकोनॉमी में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैसे को बचा के इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ताकि जब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आए तब खर्चा करें। तो इससे होता क्या है कि वो लोग डिमांड करते ही नहीं है, वो डिमांड को उतनी रखते जितनी उनकी है, उनकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फालतू खर्चा नहीं करते हैं, नहीं पसंद करते हैं फालतू खर्चा करना। आई मेरी बात समझ में? तो ये तो रूल यहाँ पे फेल हो गया कि इनकम बढ़ेगी और डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे भी हमारे इकोनॉमिक्स टर्म्स में इन्फ्लुएंस देखा जाता है। आई बात समझ, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हम इकोनॉमिक्स में नहीं भी दिखते, फिर भी उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारे इकोनॉमी पे। आई बात समझ में? तो उससे क्या हम क्या रख के चलते हैं, एरर ई, कि हमारे डाटा में थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, इसलिए हम सिर्फ इन वैल्यूज को प्रेडिक्शंस करने में यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कोई मॉडल बनाएंगे अपने रियल लाइफ एग्जांपल के, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ना थोड़ी सी गलती हो जाए, वो फेल हो जाए उसमें, तो हम क्या बोलते हैं, एरर। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, एरर का मतलब क्या था, पहले वो क्लियर कर देता हूं। सपोज करो मैंने मार्कर बनाने का ऑर्डर दिया, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो इस जिसको मैं मार्कर का ऑर्डर दूंगा ना, तो उसके पास इतना चांस है कि भाई वो जब इसकी रेडियस देखेगा, ये जो सिलेंडर शेप का है ना, वो यहां से मत देखना,
यहां से लेके यहां तक सिलेंड्रिकल शेप का है। मैं बोल रहा हूं कि जब तुम इसकी रेडियस लोगे ना, इसकी रेडियस में एरर चल जाएगा 0.05 मिलीमीटर का, का, ठीक है, सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता, 0.05 मिलीमीटर का मैं एरर से लूंगा। एरर का मतलब क्या है कि अगर इससे प्लस होगा वो भी झेल लूंगा, माइनस होगा वो भी झेल लूंगा, लेकिन इससे फालतू की मिस्टेक मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के बहुत सारे मॉडल्स में गलतियां आ जाती हैं जब हम वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि वो अलग चीजों से क्या होती है, इन्फ्लुएंस हो चुकी होती हैं। तो उसी को देखने के लिए मतलब क्या होता है कि कई बार प्रेडिक्शन कुछ और करते हैं, प्रेडिक्शन निकलती कुछ और है, ठीक है, उसका इफेक्ट कुछ और हो जाता है, ठीक है, तो वैसा होता है जैसे हम सोचते हैं। तो इसलिए हम एक एरर की क्या बोलते हैं उसे, गुंजाइश जिसे बोलते हैं, गुंजाइश वर्ड, वो भी लेके चलते हैं। मतलब एरर हो सकता है, उसके चांसेस हम लेके चलते हैं खुद से ही कि भाई कुछ ना कुछ एरर हो सकता है यहां पे भी, इस इक्वेशन में भी, ठीक है, किसी और इक्वेशन में भी। तो इस बात का ध्यान रखना, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो हमारी डिपेंडेंट वाली, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो, तो कुछ ना कुछ मात्रा में एरर जरूर पाई जा सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज भी लेके चलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद जरूर आएगी और रिग्रेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। रिग्रेशन का टॉपिक हमारे सिलेबस में इतना ही था, हमें सारे थ्योरी वाले कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर कुछ फॉर्मूले होंगे जो हमने देखो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन देखी हमने, एक इक्वेशन यहाँ पे देखी, और उम्मीद है आपको ये सीरीज अब तक पसंद आ रही होगी। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर समझ में आया हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आई बात समझ में, ताकि उन लोगों को भी क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए इस सीरीज को कंप्लीट करने में या फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।